पंचनामा। अभी भी पिछले दिनों तक वह हमारे साथ ही रहा करता था, हंसना खेलना, लड़ाई झगड़ा, फिर भी मिलना जुलना, और आज वह हमसे सदा के लिए दूर चला गया। यह बात सूर्य के प्रकाश जितनी सत्य, उसकी मृत्यु का कोई खास कारण था भी नहीं, बस यूं ही मर गया। उसकी मृत्यु का समाचार सदा की तरह कोरी गप लग रहा था मुझे। मेरे पड़ोसी दादू कहने लगे, अरे भाई, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा मतलब कि कल रात 12 बजे तक हम रमी खेल रहे थे और अब अचानक यह खबर। लेकिन वह हमसे जुदा हो गया है, इसे झुठलाना, सच से मोड़ लेना होगा। जो सुना था वह बिल्कुल सत्य और सत्य ही था। तैयारियां चल रही थी, मेरी और दादू की वहाँ उपस्थिति हो तो अनिवार्य ही था। सिर्फ झांकने से काम चलने वाला नहीं था। कमरे में जाकर मुर्दे का सासरू नैनों से देखना भी आवश्यक था। दरअसल मूल्य की चोल में ला रहा एक कलर भगवान को प्यारा हो गया। इस एक वाक्य में व्यक्त करने योग्य मामूली सी घटना थी। वह उसकी जिंदगी की किताब ऐसे मिट गई थी जैसे झिंगुरों ने उसे खा डाला। निकट भविष्य में ही वह ब्याह करने जा रहा था। अब उस कमरे में बची थी एक आँख से आंधी उसकी मौसी। भीड़ को चीरते हुए नीची निगाहों से मैं वह दादू भीतर गया। वहाँ चारपाई के पास ही चटाई पर ताश के पत्ते बिखरे पड़े थे, मानो किसी ने जानबूझकर वैसा किया, और चारपाई बिल्कुल खाली थी। खिड़की से नीचे आराम कुर्सी पर छरहरे पांडु की कल की देह मुँह फाड़े पड़ी थी, मानो मुँह फाड़कर मृत्यु पर भी आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। और ठीक उसके सामने हाथों से सिर थामकर मौसी बैठी थी। उनकी बच्ची खुशी एक आँख से आंसुओं से भी तरल मायूसी उमड़ रही थी। मैं भला उनसे क्या बात करूं? भारी दिल से चटाई पर बैठे दादू ने अत्यंत चालाकी से तनिक भी आवाज़ किए बिना ताश के पत्ते समेट लिए। अब मौसी की हथेलियाँ सिर से खिसककर गालों पर आ गई। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। सूरज अपनी गति से ऊपर चढ़ता जा रहा था। पांडु कोई अतिशिष्ट और अनोखी हस्ती तो था नहीं, लेकिन जवानी थी तो ठेठाकर हंसना, जोर जोर से बोलना स्वाभाविक था। उसे हर चीज़ का आश्चर्य लगता था, यानी किसी भी चीज़ को आश्चर्य से देखते रहने लायक। मन अभी भी तारोताजा था। ताश खेलते हुए लड़ना झगड़ना और दूसरे दिन फिर उसी से में व्यस्त हो जाना उसके लिए नया नहीं था। इसलिए इस कदर रसिक और हमदर्द युवक का एकाएक उठ जाना कुछ अटपटा लग रहा था। हाल ही में वह और उत्साही बन गया था। चिकनी से बनाकर हमसे पूछना, क्यों, अब कैसा लग रहा है? हम कहते वह या फिर कोई पूछने की बात है, लेकिन कल की ऐसी ही सेव होनी चाहिए। सो तो होगी ही। चेहरे पर रौनक लाने के लिए सेव इज मस्ट। सेव करने के बाद लगता है कि हम उतने बुरे तो नहीं लगते, कहकर वह खुद ही हंस देता। फिर हंसी रुकने के बाद बड़ी ही आत्मीयता से धीरे से पूछता, वाकई अच्छा लगता हूँ ना मैं? बेशक, तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? अपनी शादी तय होने के बाद तो काफ़ी दिनों तक उसने दबाए रखी। रेडियो चाहिए भाई हमें, उसे बहुत पसंद है। एक बार वह गलती से कहा गया तो फिर उसे सब कुछ कहना ही पड़ा। पहल जब वह कमरे में रहने आया तब भी उसने यह नहीं बताया था कि उसका नाम पांडुरंग है। अपना उपनाम नागर ही उसने प्रचलित कराया। फिर किसी दिन उसने जतला दिया, मेरा नाम पांडु तो है, पर आप लोग मुझे पांडु कहने लग जाएं तो अच्छा नहीं होगा। मैं उसे कभी सहन नहीं करूँगा। आराम कुर्सी में लेटे मुर्दे को मैंने आवाज़ दी, पांडु, और मैं लपक कर बाहर हो लिया। अब तो पहली बार मैंने उसे पांडु कहा था। आप चलिए, आपके साथ चलना मुझसे नहीं हो पाएगा। अर्थी को देखे बिना ही मैं कमरे में चला गया और मैंने धड़ाम से
किवाड़ बंद कर दिया। लोग भी कम वक्त बेवक्त जब जी में आए मर जाते हैं, जैसे बाजार से कोई रेडीमेड चीज़ खरीद ले। पांडु का मर जाना मुझे बिल्कुल भी रास नहीं है। इस तरह मर जाने का भला उससे क्या दिखाता? यह बदतमीजी है। अरे मरना है तो कम से कम बाल तो पक जाने दो। शादी तय करके उससे पहले ही मर जाना भी कोई शराफत है? उस बुढ़िया की फूटी आँख भी ऐसी मिट्टी से कई गुना अधिक बेशकीमती है। बुढ़ापे में उसके साबुत आँख को बातें छोड़ जाने का पाप कर्म जरूर किया। पांड्या ने मेरे मन में व्यर्थ की उतर पुतर चल रही थी। मेरी धर्मपत्नी अपने बीमार बच्चों को झूले में ही रोता हुआ छोड़कर गिलेरी में सिमट कर खड़ी थी। बच्चा बराबर रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ न जाने क्यों मुझे आवश्यकता से अधिक कर्कश लग रही थी। मैंने किवाड़ खोलकर उससे कहा, अरे सुनती भी हो, वह रो रहा है। और अधिक सिमट कर भीतर आई और उसने बच्चे को गोदी में ले लिया। हम दोनों चुप रहे। मैंने रेडियो ऑन किया। अजय होश में हो तो? क्या मतलब? यह कोई रेडियो सुनने का समय है? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। फिर भी वह थोड़ा सा कुछ चिल्लाया ही था। मुझे लगा शायद रेडियो की आवाज़ से पांडु का खुला मुंह बंद हो गया होगा। फिर पांडु का सब सोना फिर ले जाएगी। इस पर भी मेरे कमरे की दीवार खुली ही नहीं। उस कमरे में मौसी के रोने धोने की आवाज़ या चीत्कार सुनाई नहीं पड़ी। मैं काफ़ी देर बाद उस कमरे में गया। आराम कुर्सी खाली पड़ी थी और मौसी जी मेरी ओर पीट किए अपने छोटे से बक्से में कपड़े ठूसने में व्यस्त थी। मौसी जी उन्होंने मुड़कर देखा। क्या कर रही हूँ? बस जा रही हूँ। मैंने दुखाई से कहा। कहाँ? और आज नहीं, अभी मेरा बच्चा ही क्या है अब यहाँ। पांडु भी नहीं रहा, मेरा कोई भी नहीं है इस संसार में। गाँव में अपने छोटे से मकान में तो रहूँगी। एक आध भैंस खरीद कर उसी से चला लूँगी। जैसे तैसे मौसी की सुनने समझने की मन स्थिति में मैं था ही नहीं, लेकिन भैंस वैसे खरीद कर उसी से चला लूँगी। जैसे तैसे उनका यह आँख मुझे अस्वस्थ कर रहा था। वह आज इस समय यह क्यों कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी टूटी फूटी आंखों से बात अंधेरा जैसे पूरे कमरे में छा गया था। मौसी, मैंने अनजाने में आवाज़ दी, आज मत जाइए आप। नहीं, मुझे जाना है और अभी जाना है। अब रहा ही क्या मेरा यहाँ, फिर क्यों रहूँ व्यर्थ में। मौसी जी ने दो टूक जवाब दिया, लेकिन तुम चलोगे मुझे छोड़ने? बेलगांव का टिकट दिलवा दो और मुझे गाड़ी में बिठाकर वापस आ जाना। और सामान वह तो यहीं रहने दो, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए। वह मुझे गांव से ले आया था, उसका भी संसार में कोई नहीं था और मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था। न उसका घर रहा, न गृहस्थी बनी। मौसी जी और कुछ भी कहना चाह रही थी पर चुप गई। बक्सा बंद कर उन्होंने ताला लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। मुझे तो किसी भी हालत में जाना है। मना तो न करता मैं, लेकिन तो तुम मत चलो, मेरी कसम है, तुम जाओ, अपने घर जाओ। मौसी ने मुझे जैसे बाहर निकाल दिया। मैं अपने कमरे में चला गया। मौसी की विक्षिप्तता मुझे हैरत में डाल रही थी। एक ही साबुत आँख वाली यह बुढ़िया इस कदर विक्षिप्त है, मुझे कल्पना नहीं थी। मैं उसे छोड़ने जाऊँ यह अच्छा न लगता। उसे छोड़ आना यानी उस कमरे का दायित्व स्वीकारना। लोगों को लगता उसी की लालच में आकर मैंने उन्हें फौरन